हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा जर्नल एंट्रीज, जो कि हमारे अकाउंट्स का बेस है। हमने वो अकाउंटिंग रूल्स तो समझ लिए, लर्न भी कर लिए, लेकिन उसको अप्लाई करना कहाँ और कैसे, वो समझ नहीं आ रहा। और जब किसी जर्नल एंट्री में दो दो रूल अप्लाई होते हैं तो कंफ्यूजन लेवल और भी बढ़ जाता है। यही प्रॉब्लम है ना। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज के लेसन में समझेंगे कि अकाउंटिंग रूल्स को आप इजीली और सिंपल वे में कहाँ और कैसे अप्लाई करोगे। इन जर्नल एंट्रीज को आप इजीली चुटकियों में कैसे बना सकते हो। तो एंड तक बने रहना ताकि टॉपिक इजी हो जाए। और आप अगर ऑनलाइन सेशंस या क्लासेस चाहते हो तो मुझे व्हाट्सएप कर दो इस नंबर पर अपना नाम और क्लास। आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। डीके गोयल या टीएस ग्रेवाल जो भी बुक फॉलो कर रहे हो, उन सभी के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस भी आपको इसी चैनल पर मिलेंगे विद इजी एक्सप्लेनेशन, कॉन्सेप्ट्स, क्लैरिटी, टिप्स और ट्रिक्स के साथ। तो सबसे पहले समझते हैं हमारे वो थ्री गोल्डन रूल्स। वो है क्या जिस पर आपका पूरा अकाउंट्स बेस्ड है। तो आपके तीन वो गोल्डन रूल है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। फर्स्ट रूल आपका ये है, जर्नल एंट्री आपकी डेबिट और क्रेडिट दो चीजों को मिलकर के बनती है। एक चीज डेबिट होगी तो दूसरी चीज क्रेडिट होगी। जितनी डेबिट होगी उतना ही क्रेडिट होगा। अब ये डेबिट क्रेडिट क्या है? जैसे कि आप नॉर्मल लाइफ में कोई भी चीज खरीदते हो या बेचते हो, तो उसमें क्या होता है? इंटरचेंज होती है दो चीजें। एक चीज आती है, दूसरी चीज जाती है। उसी तरह से बिजनेस में भी हमारे पास कोई भी चीज हम ट्रांजैक्शन करते हैं तो कोई चीज आएगी और कोई चीज जाएगी। तो जो चीज आपके पास बिजनेस में आएगी, आ रही है, उसको आपको डेबिट करना है। और जो चीज बिजनेस से निकल जाएगी, चली जाएगी, उसको आपको क्रेडिट करना है। तो सिंपल आपको याद रखना है, इन डेबिट होना है, आउट मतलब कि क्रेडिट होना है। तो ये रूल आपका अप्लाई कहाँ होगा? ये रूल अप्लाई होगा आपका रियल अकाउंट्स पर। रियल अकाउंट्स ये क्या है? जैसे हम बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में हम बहुत सारे लोगों से डील करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, ट्रांजैक्शंस करते हैं। हमने अपने यूज और पर्पस के कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग इन अकाउंट्स को भी तीन अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है। तीन रूल्स के साथ तीन अकाउंट्स, तीन तरह के अकाउंट्स। तो रियल अकाउंट पर आपका कवर होगा डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रियल अकाउंट में कवर क्या होगा? कौन से अकाउंट्स आएंगे? बने रहो, अभी सब एक्सप्लेन करूंगी। दूसरा रूल आपका अप्लाई होगा। दूसरा रूल क्या है आपका? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम। मतलब कि जितने भी खर्चे हैं, जितने भी आपके बिजनेस के खर्चे हैं, वो आपके डेबिट होंगे। और जितनी भी इनकम है, जो भी आप इनकम करते हो, सेल, कमीशन, इंटरेस्ट, जो भी आपको मिलता है, वो आपके क्रेडिट होंगे। तो इनकम क्रेडिट होगी, खर्चे डेबिट होंगे। सिंपल ये याद रखना है, खर्चे डेबिट, इनकम क्रेडिट। अब ये रूल अप्लाई किस पर होगा? खर्चे और इनकम की बात हो रही है, इनको हमने एक अलग कैटेगरी में डाला है, नॉमिनल अकाउंट्स में। तो खर्चे और इनकम नॉमिनल अकाउंट्स हैं आपके। तीसरी कैटेगरी है आपकी, और रूल है आपका, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मतलब कि जिसे आपके बिजनेस से कुछ मिल रहा है, जो बिजनेस से रिसीव कर रहा है, जो आपसे कुछ ले रहा है, जिसे आपसे कुछ मिल रहा है, उसे आप डेबिट करोगे। और जिसे आप दे रहे हो, वो तो रिसीव कर रहा है, वो रिसीवर हो गया, वो डेबिट हो गया। लेकिन जो आपके बिजनेस को दे रहा है, जिससे आपको कुछ मिल रहा है, जो आपको कुछ दे रहा है, उसको आपको क्रेडिट करना है। तो डेबिट द रिसीवर मतलब कि जो आपसे ले रहा है, उसको आपको डेबिट करना है। और जो आपको दे रहा है, उसको आपको क्रेडिट करना है। तो ये रूल कहाँ अप्लाई होगा? ये रूल अप्लाई होगा आपका पर्सनल अकाउंट्स में। पर्सनल अकाउंट्स क्या है? तो समझो, अब ये तीनों कैटेगरी के अकाउंट्स ये है क्या और इनमें कौन सी चीजें कवर होंगी। तो रियल अकाउंट जिस पर रूल आपका डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट अप्लाई होगा, तो वो सारी एसेट्स जो आपकी टेंजेबल है या इनटेंजेबल, उन सभी एसेट्स पर आपका ये कवर होगा। टेंजेबल एसेट्स ये क्या है? टेंजेबल मतलब कि जिन्हें आप टच कर सकते हो, देख सकते हो, वो सारी एसेट्स आपकी टेंजेबल एसेट्स हैं। सभी एसेट्स रियल अकाउंट में कवर होंगी। और टेंजेबल एसेट्स फर्नीचर, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, कंप्यूटर, ऑफिस इक्विपमेंट, जिन चीजों को आप देख सकते हो, वो सारी आपकी एसेट्स
वो आपकी टेंजेबल एसेट्स है। इसी तरह से जिन चीजों को आप नहीं देख सकते, ना ही टच कर सकते, लेकिन वो आपकी एसेट है, ऐसी कौन सी एसेट है? आपकी गुडविल। गुडविल, जैसे आप बिजनेस करते हो, आप लोगों को अच्छी सर्विसेज देते हो, अच्छे प्रोडक्ट्स देते हो, तो आपकी एक रेपुटेशन बन जाती है बिजनेस में। तो उसे हम क्या कहते हैं? गुडविल कहते हैं। वो आपकी क्या है? एसेट है, इंटेंजिबल एसेट है, जिसे आप देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, लेकिन लोग आपको जानते हैं, आपकी रिस्पेक्ट है, आपकी रेपुटेशन है, वो गुडविल आपकी इंटेंजिबल एसेट है। इसी तरह से आपने अपने स्किल और टैलेंट से कोई चीज ऐसी बनाई, उसको आपने रजिस्टर करा दिया, तो वो कॉपीराइट आपका है, वो एसेट आपकी है, जिसे आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन वो आपका स्किल है, वो टैलेंट है। जैसे आपको, आप अच्छा गाते हो, तो वो आपने कोई अच्छा म्यूजिक अगर आपने बनाया, तो उस पर कॉपीराइट किसका है? आपका है, ताकि वो कोई और यूज ना कर सके। तो वो आपकी इंटेंजिबल एसेट है। तो ये सभी इंटेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट्स आपके रियल अकाउंट में कवर होगी। और रियल अकाउंट पर रूल क्या आएगा? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब कि जो चीज आ रही है, आएगी, उसको आपको डेबिट करना है, और जो चीज चली जाएगी, जिसे आप निकाल दोगे, बेच दोगे, तो वो आपकी क्रेडिट होगी। दूसरा, आपका नॉमिनल अकाउंट, जिस पर रूल डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम है। जैसे कि रूल से ही पता चल रहा है कि सारे खर्चे और इनकम आपके इसी कैटेगरी में कवर होंगे। तो इस कैटेगरी में खर्चों में, जैसे कि आपने कोई सामान खरीदा, जिसमें आप बिजनेस कर रहे हो, वो स्टॉक, वो आपके लिए खर्चा है, तो परचेज ऑफ स्टॉक, सैलरी, किसी एम्प्लॉय की सैलरी दे रहे हो, रेंट, जिस बिल्डिंग में आप बिजनेस चला रहे हो, उसका रेंट दे रहे हो, कार्टेज, सामान को लाने और ले जाने का खर्चा, कार्टेज जो आप पे कर रहे हो, इस तरह के जितने भी खर्चे हैं आपके बिजनेस के, वो आपके नॉमिनल अकाउंट में आएंगे। और इसी तरह से इनकम, जो सामान आपको बेच करके, सेल करके पैसा मिल रहा है, इंटरेस्ट, कमीशन, डिस्काउंट मिला आपको कोई चीज बेच करके, या खरीदते हुए आपको किसी चीज पर डिस्काउंट मिला, तो ये आपके लिए क्या है? इनकम है। तो जितने भी इनकम और खर्चे हैं, वो आपके नॉमिनल अकाउंट है, और खर्चों को हम करेंगे डेबिट, और इनकम को करेंगे क्रेडिट। पर्सनल अकाउंट रूल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पर्सनल अकाउंट आपका, जैसे जितने भी उन पर्सन्स के अकाउंट जिनसे आप डील करते हो, जैसे आपने किसी से सामान खरीदा, उधार में खरीदा, अब आपने उसको पेमेंट नहीं की, तो आप अपनी बुक्स में उसको कैसे लिखोगे? आपको उसको पेमेंट करनी है, आपको याद रखना है, मेरे को इस पर्सन से मैंने इससे ये इतना का सामान खरीदा, तो आप उसके नाम से उसके नीचे लिखोगे ना कि मुझे इसको पेमेंट करनी है। नॉर्मल लाइफ में भी हम यही करते हैं ना, जिस जिससे हमारा हिसाब किताब होता है, हम लिख करके रखते हैं कि मुझे इसको इतने देने हैं, इससे इतने लेने हैं। उसी तरह से बिजनेस में भी, अगर आपने सामान उधार में खरीदा या बेचा, तो उनके अकाउंट मेंटेन करते हो, और जब आप उनके नाम से अकाउंट मेंटेन कर रहे हो, तो वो आपके क्या हो जाएंगे? पर्सनल अकाउंट्स। तो जिनसे आपने सामान उधार में खरीदा या बेचा, वो आपके डेटर्स और क्रेडिटर्स हैं, उनके नाम से वो आप उनको आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, वो पर्सन है, वो पर्सन आपके पर्सन के फॉर्म में है, उनके नाम है, तो आप उनको क्या करोगे? नेचुरली वो पर्सन है, नेम ऑफ द पर्सन, ओनर, जिसने बिजनेस को चलाया, शुरू किया, कैपिटल लगाई, वो आपके सारे क्या है? नेचुरल पर्सन, नेम ऑफ द पर्सन, उन सभी को आप पर्सनल अकाउंट में डालोगे। तो डेटर्स, क्रेडिटर्स सब है। इसी तरह से कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे कि आपने सामान खरीदा मेसर्स मोहनलाल एंड सन्स से, आपने सामान खरीदा, तो अब आपको पेमेंट आपको करनी है। आपने उसका अकाउंट क्या खोला? मोहनलाल एंड सन्स, कि मुझे इसको, इस शॉप को पेमेंट करनी है। अब यहाँ पर आप अकाउंट खोल मोहनलाल के नाम से नहीं रहे हो, उस शॉप के, उस ऑर्गेनाइजेशन, जो भी आप उनसे डील कर रहे हो, जो भी शॉप है, ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको आपको पेमेंट करनी है, वो आपके क्या है? क्रेडिटर है। और अब आपका वो, आप पर्सन के फॉर्म में उसका नाम या अकाउंट नहीं लिख रहे हो, खोल रहे हो, आप उसकी शॉप के नाम से अकाउंट खोल रहे हो, तो मोहनलाल एंड सन्स एक आर्टिफिशियल पर्सन हो गया, जो रिप्रेजेंट कर रहा है, जो एक तरह से बता रहा है कि वो आपका क्रेडिटर है। क्लियर है? तो ये भी आपका पर्सनल अकाउंट,
जैसे आपने कोई बैंक अकाउंट खोला, बैंक अकाउंट आपकी एसेट है, लेकिन ये आपका पर्सनल अकाउंट में कवर होगा। ये आपका आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है जहां पर आपका पैसा तो है, इसको हम रियल अकाउंट में नहीं डालते। ये एक अकाउंट है जिसे हम रियल अकाउंट में नहीं डालते, एसेट होते हुए भी पैसा है जिसे हम टच भी कर सकते हैं, लेकिन ये आपका आर्टिफिशियल पर्सनल कैटेगरी में आएगा। ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास आपने पैसा रखा हुआ है। तो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में आप एचडीएफसी बैंक, कोई भी बैंक अकाउंट, टाटा स्टील लिमिटेड, कोई भी कंपनी, कंसर्न, ऑर्गेनाइजेशन जिसके साथ आप डीलिंग कर रहे हो, वो सभी इसमें आएंगे। और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, वो खर्चे, वो इनकम जो आपकी ड्यू हो चुकी है। मान लो आपको किसी को सैलरी देनी है, आपने उसकी सर्विसेज तो ले ली, लेकिन आपने उसकी सैलरी की पेमेंट नहीं की, तो वो क्या है, ड्यू हो गई है। और उसकी पेमेंट आपने नहीं की तो वो क्या हो जाएगी, आउटस्टैंडिंग। तो जितने खर्चे ड्यू हो चुके हैं और आपने पेमेंट नहीं की, तो उनको हम कहते हैं आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, जो भी आपका खर्चा है उसके साथ आउटस्टैंडिंग लग जाएगा। अब ये जो खर्चा है जिसकी आपने पेमेंट नहीं की और वो ड्यू है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है उस पर्सन को, उस खर्चे को, उस पर्सन को जिसको आपको पेमेंट करनी है। तो ये हो गए रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, क्योंकि ये खर्चा आपका उस पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसको आपको पेमेंट करनी है। हम उसके नाम से अकाउंट नहीं खोल रहे। मान लो आपके यहाँ पर रंजन नाम से एक एम्प्लॉय है जिसको आपको सैलरी देनी है, तो सैलरी आपकी खर्चा है, आप रंजन के नाम से अकाउंट नहीं खोलोगे, वो आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको खर्चा है तो खर्चे के नाम से खोलना है, और ड्यू है तो आउटस्टैंडिंग सैलरी। और ये आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट रिप्रेजेंट कर रहा है रंजन को, जिसकी सैलरी ड्यू है, जिसको आपको पेमेंट करनी है। इसी तरह से कोई इनकम है, इनकम है वो ड्यू हो गई है और आपको लेनी है, जैसे कमीशन, एक्रूड कमीशन, वो इनकम जो ड्यू हो चुकी है और आपको अभी मिली नहीं, तो आपको एक्रूड कमीशन लिख रहे हो, तो ये किससे लेनी है, ये कमीशन किससे लेना है, ये उसको रिप्रेजेंट करता है। तो ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। प्रीपेड रेंट मतलब कि एडवांस की कोई पेमेंट, कोई खर्चा जिसके लिए आपने एडवांस पेमेंट कर दी, अभी उसकी सर्विसेज आपने नहीं ली, तो आपने किसको एडवांस पेमेंट की, ये उसको रिप्रेजेंट करता है। तो पर्सनल अकाउंट में आपके ये सभी अकाउंट्स आएंगे, डेटर्स, क्रेडिटर्स, कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट, वो सारे ऑर्गेनाइजेशंस जिनके साथ आपकी डीलिंग होती है, और वो सारे खर्चे, इनकम जो ड्यू है। ये सब समझने के बाद अब देखते हैं इन रूल्स को अप्लाई कैसे करना है। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है जहां पर हमने फर्नीचर खरीदा, परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश ₹10,000। फर्नीचर खरीदा 10,000 के कैश की पेमेंट करके। तो आप अगर फर्नीचर खरीदने जा रहे हो, तो क्या चीज इन्वॉल्व हो रही है, क्या चीज आपकी इंटरचेंज हो रही है, क्या चीज दो चीजों में आपस में आना जाना हो रहा है, इन और आउट हो रहा है। अगर आप फर्नीचर खरीद रहे हो तो आपके पास फर्नीचर आ जाएगा, और उसकी पेमेंट कर रहे हो तो कैश आपका चला जाएगा। तो फर्नीचर और कैश दोनों ही आपकी एसेट है। तो एसेट है तो रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट है तो रूल आपका डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट, यही अप्लाई होगा। अब आपको देखना है इनमें से कौन सी चीज आ रही है। इन इन हो रहा है फर्नीचर, कैश आउट हो रहा है, यही हो रहा है ना। तो इनके लिए हम डेबिट करेंगे, आउट के लिए हम क्रेडिट करेंगे, और एंट्री हमारी सिंपल बन गई, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश अकाउंट 10,000 क्रेडिट करो। जो अकाउंट आपका डेबिट होगा वो ऊपर लिखा जाएगा, और जो अकाउंट क्रेडिट होगा उसको आप नीचे लिखोगे। डेबिट होने वाले अकाउंट के साथ आप DR डॉट लिखोगे, ये शॉर्ट फॉर्म है डेबिट की। इसके साथ आप जो नीचे क्रेडिट में लिखोगे, जो अकाउंट क्रेडिट होना है, उसके लिए आप CR नहीं लिखते हो। उसका क्रेडिट कैसे है, वो कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, ये अकाउंट क्रेडिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये हम कैसे फाइंड करेंगे। उसके साथ टू लगा है, जिस अकाउंट के साथ टू लगा है, इसका मतलब वो अकाउंट आपका क्रेडिट हो रहा है। तो ये आपको पता चल गया। ऊपर आपको डेबिट लिखना है, नीचे आपका क्रेडिट होगा, दोनों का अमाउंट सेम होगा। फॉर्मेट, जितने भी ट्रांजेक्शन्स है आप सबकी जर्नल एंट्रीज बनाते हो, जिन्हें आप एक बुक में लिखते हो, जर्नल बुक। जर्नल बुक का फॉर्मेट, डेट लिखो जिस डेट की ये ट्रांजेक्शन है, और ये एंट्री आप एज इट इज यहाँ पर लिखो, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और दो कॉलम आपके बनेंगे, एक डेबिट का
और एक क्रेडिट कार्ड। डेबिट की अमाउंट डेबिट के नीचे, क्रेडिट की अमाउंट क्रेडिट के नीचे। इसके साथ आप नीचे लिखोगे एक छोटी सी नरेशन, एक नोट, एक एक्सप्लेनेशन इस एंट्री की, इस ट्रांजैक्शन की, कि हमने ये ट्रांजैक्शन क्यों की। फर्नीचर परचेज किया, क्योंकि बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होंगी आपकी पूरे साल। आप पूरे साल जितनी भी ट्रांजैक्शन करते जाओगे, लिखते जाओगे, लेकिन एक टाइम के बाद आप भूल जाओगे। ये ट्रांजैक्शन आपकी बन गई। अब आप सोच रहे होगे ये एलएफ क्या है? पर्टिकुलर्स में तो हमने ये एंट्री लिख दी, लेकिन ये एलएफ क्या है? एलएफ का मतलब है लेजर फोलियो। हम जितनी भी ट्रांजैक्शंस करते जा रहे हैं, सारी ट्रांजैक्शंस मिक्स होती जाएंगी। अगर हमें किसी का हिसाब किताब निकालना है तो हम नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि ये सारी ट्रांजैक्शंस का मिक्सचर है। तो एक हिसाब किताब, एक चीज को फाइंड करने के लिए कौन सी चीज हमारे पास कितनी है, किसको लेना है, किसका देना है, तो वो निकालने के लिए हम एक लेजर बनाते हैं जिसमें अलग अलग अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। हर एक डेटर, क्रेडिटर, एसेट, लाइबिलिटी सबके अकाउंट बनाते हैं, और किससे डेबिट हुआ, कौन सा अकाउंट क्रेडिट हुआ, हर ट्रांजेक्शन में उसको वहां पर लिखते जाते हैं। तो कौन से पेज पर इस ट्रांजेक्शन को हमने उस अकाउंट में लिखा, वो पेज कौन सा है, वो पेज हम यहाँ पर लिखते हैं। जब हम लेजर अकाउंट करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस एंट्री के बाद देखते हैं नेक्स्ट एंट्री। आपने कंप्यूटर बेचा, सोल्ड कंप्यूटर फॉर कैश ₹12,000। कंप्यूटर बेचा 12,000 रुपए में। अब 12,000 रुपए में कंप्यूटर बेच दिया, तो क्या चीज इन्वॉल्व हो रही है? दो, वो कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं? एक तो कंप्यूटर आपका चला जाएगा, दूसरा, आप अगर कंप्यूटर बेच रहे हो तो आपको कैश मिल रहा है। यही दो चीजें इन्वॉल्व हो रही है ना। तो कैश मिल रहा है और कंप्यूटर जा रहा है। कैश और कंप्यूटर दोनों ही आपकी एसेट है, टेंजेबल एसेट है, जिन्हें आप टच टच कर सकते हो, देख सकते हो। और इन एसेट्स पर आपका रूल अप्लाई होगा, डेबिट पोर्ट कम्स इन, क्रेडिट पोर्ट गोज आउट। तो क्या रटने की जरूरत है हमें? नहीं। तो आपको पता है कैश हमारा आ रहा है, और कंप्यूटर बेच रहे हैं तो चला जाएगा, आपके पास नहीं रहेगा। तो अब जो इन हो रहा है उसको हम डेबिट करेंगे, जो आउट हो रहा है उसको क्रेडिट करेंगे। एंट्री क्या बन जाएगी? डेबिट होने वाली चीज को डेबिट कर दो, कैश डेबिट होगा और कंप्यूटर क्रेडिट होगा, तो टू कंप्यूटर अकाउंट क्रेडिट करो 12,000 से। फॉर्मेट हमारा तैयार है, उसमें डेट के साथ एंट्री को लिखो। नेक्स्ट है, अब तक तो हमारे अकाउंट सेम थे, कैटेगरी ऑफ अकाउंट्स, टाइप ऑफ अकाउंट सेम थे, लेकिन जैसे जैसे हमारा बिजनेस ग्रो करेगा, हमारे अकाउंट्स भी मिक्स होते जाएंगे। तब क्या करें? जैसे कि यहाँ पर हमने सैलरी की पेमेंट की 7,000। सैलरी की पेमेंट कर रहे हो, तो सैलरी की पेमेंट करते हुए आपके कौन सी दो चीजें इन्वॉल्व होगी, कौन से दो अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे? सैलरी एक तो खर्चा हो रहा है, यही कहते हैं ना। और जब आप पेमेंट कर रहे हो तो आपके पास से क्या चीज है? कैश, कैश जाएगा। तो अब सैलरी आपका कौन सी कैटेगरी का अकाउंट है? खर्चा है, तो ये नॉमिनल अकाउंट है। और कैश आपकी एसेट है, तो रियल अकाउंट है। करेक्ट। अब नॉमिनल अकाउंट और रियल अकाउंट दोनों पर जो रूल अप्लाई होंगे वो अलग अलग होंगे। तो अब इनको कैसे अप्लाई करें, इन दोनों को मिलाएं कैसे, इन दोनों में से डेबिट क्रेडिट कैसे करें, यही कंफ्यूजन होती है ना। तो देखो, सिंपल तरीका समझो। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम। तो आपका सैलरी क्या है? खर्चा है। खर्चा है, तो ये क्या कहते हैं? खर्चे को डेबिट कर दो। तो खर्चे को हम डेबिट कर देंगे, सिंपल, पता चल गया। सैलरी हम डेबिट करेंगे। इसी तरह से कैश आपका रियल अकाउंट है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब यहाँ पर ये कहता है, अगर रियल अकाउंट आपका जा रहा है, गोज आउट है, तो आप उसको क्रेडिट करोगे। तो कैश आपका जा रहा है, यहां से आउट हो रहा है, तो हम इसको क्रेडिट कर देंगे। तो दो रूल्स को कंबाइन करके हमने कैसे फाइंड किया, समझ में आ गया? कंफ्यूजन दूर हो गई। तो डेबिट होने वाली चीज को डेबिट कर दो, सैलरी आपका डेबिट हो जाएगा, कैश अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा। तो जो दो रूल आपके अप्लाई होने हैं, और वो रूल आपका क्या कहता है, उस अकाउंट के लिए आपको सिंपली वही फाइंड करना है। तो खर्चे को हम डेबिट कर रहे हैं, और जो चीज हमारे पास एसेट हमारी जा रही है उसको हम क्रेडिट कर देंगे। क्लियर? तो आपकी फॉर्मेट में आप लिखो,
और नीचे छोटी सी ट्रांजैक्शन की एंट्री लिखोगे, सैलरी पेड। नेक्स्ट है कमीशन रिसीव किया। आपने कमीशन रिसीव किया 12,000 रुपए का, तो कमीशन रिसीव कर रहे हो, इसका मतलब क्या है? कमीशन आपकी इनकम है, आप रिसीव कर रहे हो, आपको मिल रहा है। तो जैसे हमें सैलरी मिलती है तो हम क्या कहते हैं? मुझे सैलरी मिली, कमीशन मिला, यही कहोगे ना? तो आपकी दो चीजें इन्वॉल्व, दो अकाउंट कौन से हो गए? एक कमीशन, दूसरा आपको मिल रहा है, वो कैश मिल रहा है, तो आप कैश लिखोगे। तो दो अकाउंट आपको पता चल गए कौन से इन्वॉल्व हो रहे हैं। अब कमीशन कौन सी कैटेगरी का अकाउंट है? नॉमिनल। इनकम है तो नॉमिनल। और कैश आपकी एसेट है तो ये रियल अकाउंट हो गया। दो अकाउंट आपको पता चल गए, दोनों के रूल आपको पता है, दोनों के रूल अलग अलग है। नॉमिनल पर डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम। अब आपको ये देखना है कमीशन आपका खर्चा है या इनकम है? इनकम है, तो इनकम के लिए ये रूल क्या कहता है कि क्रेडिट कर दो। इनकम है तो क्रेडिट कर दो, तो इनकम को हम क्रेडिट करेंगे। और कैश आपका रियल अकाउंट है, रूल डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जो चीज आपके पास आ रही है, कैश इनकम अगर आपको हो रही है तो कैश आपके पास क्या है? आ रहा है। आ रहा है, इन हो रहा है, इन होने वाली चीज को क्या कहते हैं? रूल डेबिट कर दो, तो हम इसको डेबिट कर देंगे। तो डेबिट और क्रेडिट हमें दोनों पता चल गए, किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट। एंट्री बन गई, कैश अकाउंट डेबिट 12,000 टू कमीशन रिसीव्ड 12,000। फॉर्मेट में लिख दो फटाफट। यहाँ पर नाम अगर लंबा है तो नेक्स्ट लाइन तक लिखो, नीचे नरेशन, कमीशन रिसीव्ड। है ना इजी? चलो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। परचेज्ड गुड्स फॉर ₹22,000 फ्रॉम मंजीत। अब आपने गुड्स, गुड्स का मतलब क्या है? जिस सामान में हम बिजनेस कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्रोडक्शन के लिए भी हमें रॉ मटेरियल खरीदना होता है, या जो भी सामान हम खरीद करके प्रोडक्शन में लगाते हैं, वो सारा सामान खरीद करके हमें बेचना है। तो पहले जो हम लगा रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, उसके लिए हम कॉस्ट पे कर रहे हैं, वो कॉस्ट है हमारे लिए, खर्चा कर रहे हैं। तो ये आप स्टॉक खरीद रहे हो उसको, ताकि आगे बेच सको। तो ये सामान आपने खरीदा, वो स्टॉक आपने खरीदा, तो आपके लिए वो एक खर्चा है। खर्चा, परचेज। क्या खर्चा? परचेज। आपने खरीदा किससे? मंजीत से। क्या इसको पेमेंट किया आपने? नहीं, पेमेंट के बारे में तो यहाँ लिखा ही नहीं। अगर यहाँ लिखा होता गुड्स फॉर ₹22,000 फ्रॉम मंजीत इन कैश, फॉर कैश, तो इसका मतलब हमने पेमेंट की होती। लेकिन यहाँ पर पेमेंट के बारे में नहीं लिखा, इसका मतलब आपने पेमेंट नहीं की, इससे उधार में खरीदा है। तो अगर उधार में खरीदा है तो आपको इसको आगे चल करके पेमेंट करनी है, ये लायबिलिटी है आपकी। पेमेंट करनी है तो आप इसका हिसाब किताब तो कहीं लिखोगे, तो इसके नाम से आप अकाउंट खोलोगे मंजीत। तो परचेज खर्चा हो गया, मंजीत आपका वो पर्सन हो गया जिसको आपको पेमेंट करनी है, वो लाइबिलिटी हो गई, वो क्रेडिटर हो गया जिसको आपको पेमेंट करनी है, उधार में सामान खरीदा। परचेज आपका खर्चा, नॉमिनल अकाउंट, मंजीत क्रेडिटर, पर्सन का नाम, तो ये आपका क्या बन गया? पर्सनल अकाउंट। नाम आ गया तो ये पर्सनल अकाउंट हो गया। नॉमिनल अकाउंट पर आपका रूल होगा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम। तो खर्चों को हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। परचेज हमारा खर्चा है तो खर्चे को डेबिट कर दो। और यहाँ पर पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? याद करो, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब यहाँ पर बताओ, मंजीत से आपके बिजनेस में कुछ आ रहा है? मंजीत से आपके बिजनेस को कुछ मिल रहा है? मिल रहा है या वो दे रहा है? वो आपको दे रहा है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मंजीत यहाँ पर गिवर है, जो आपके बिजनेस को दे रहा है, आपके बिजनेस को स्टॉक दे रहा है। तो वो आपका क्या बन गया? क्रेडिटर बन गया। और गिवर को हमें क्या करना है? गिवर को हमें क्रेडिट करना है। जो आपका गिवर है, जो आपके बिजनेस को दे रहा है, हमें उसे क्रेडिट करना है। ये रूल अच्छे से समझ लो। अगर आपको ट्रांजैक्शन में ये समझ में आ गया कि इससे आपको बिजनेस में मिल रहा है या आप उसको दे रहे हो, तो आप इसको इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो यहाँ पर आपने सामान खरीदा है मंजीत से, मंजीत आपको सामान दे रहा है, स्टॉक दे रहा है, तो वो आपको आपकी लाइबिलिटी हो गई, आप उसको क्रेडिट करोगे। तो डेबिट और क्रेडिट होने वाली चीजें आपको पता चल गई। खर्चे को हम डेबिट करेंगे और जो हमारा गिवर है,
जो हमारे बिजनेस को दे रहा है रूल के अकॉर्डिंग हम उसको क्रेडिट कर देंगे। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू मंजीत अकाउंट क्रेडिट होगा 22,000 से। तो यहाँ पर आप फॉर्मेट में लिख दो परचेज अकाउंट टू मंजीत अकाउंट 22,000। नेक्स्ट है आपका, आपने कैश डिपॉजिट किया बैंक में 9,000 रुपए। अब कैश आप बैंक में डिपॉजिट कर रहे हो, तो दो अकाउंट क्या होंगे, एक चीज आ रही है और एक चीज जा रही है। क्या है, कैश और बैंक। बैंक में आप पैसा जमा कर रहे हो, क्या चीज, कैश जमा कर रहे हो, तो दो चीज आपको ये पता चल गई। तो बैंक आपका कौन सी कैटेगरी का अकाउंट है, बैंक आपका आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, और कैश आपका रियल अकाउंट है। तो पर्सनल अकाउंट का रूल, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अब यहाँ पर बताओ, बैंक में अगर आप पैसा जमा कर रहे हो तो ये बैंक आपका रिसीवर है या गिवर है, इसको आपके बिजनेस से मिल रहा है या ये आपको दे रहा है, इसको आपके बिजनेस से मिल रहा है, ये रिसीव कर रहा है, इस ये आपका कैश रिसीव कर रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ये रिसीवर है, इसको हम डेबिट करेंगे। और कैश आपका रियल अकाउंट है, तो इस पर रूल आपका होगा डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट गोज व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पर अगर आप कैश डिपॉजिट कर रहे हो बैंक में, तो बैंक के पास ये पैसा जा रहा है, आपका पैसा यहाँ से निकल रहा है, निकल रहा है, चाहे वो आप ही के पास है, वो आपके बैंक के बैलेंस में जमा हो रहा है, लेकिन एक बारी कैश तो कम हो गया ना, कैश का बैलेंस तो कम हो गया, कैश तो एक तरह से आउट हो गया ना, कैश कम हो गया, कैश आउट हो गया, कैश आपका निकल गया, आपने बैंक में जमा कर दिया, तो यहाँ पर कैश आउट हो रहा है, तो हम इसको क्रेडिट करेंगे। एंट्री बन गई, हमारा बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है, कैश अकाउंट क्रेडिट होगा 9,000 से, और फॉर्मेट में लिखो फटाफट से। तो ये थी जर्नल एंट्रीज बनाने का सुपर फंडा, इजी, सुपर इजी। अब देखो, हमने 6,000 रुपए रिसीव किए मैसर्स रंजन एंड सन्स से, रंजन एंड सन्स से 6,000 रुपए रिसीव किए। तो कौन से दो अकाउंट्स आ रहे हैं, एक तो आप पैसा रिसीव कर रहे हो, तो पैसा कैश, और कौन दे रहा है, मैसर्स रंजन एंड सन्स, तो ये आपका वो पर्सन है जिससे आपको पैसा मिल रहा है। तो कैश आपका एसेट रियल अकाउंट, रंजन एंड सन्स वो ऑर्गेनाइजेशन, वो फर्म, वो पर्सन जिससे आपकी डीलिंग हो रही है, तो ये आपकी वो ऑर्गेनाइजेशन है जिससे आपको पैसा मिल रहा है, तो ये आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट हो गया। तो एक तरह से हो सकता है आपकी से पैसा लेना देना होगा, तो आपने इसका अकाउंट में मेंटेन किया था और उससे पैसा आपको मिल गया, तो ये आपकी कैटेगरी क्या है, पर्सनल अकाउंट, इससे आपको पैसा मिला। क्लियर, तो कैश अकाउंट आपका रियल अकाउंट, पर रंजन एंड सन्स पर्सनल अकाउंट हो गया, ये समझ में आ गया। अब रियल अकाउंट पर आपका रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो अब आप बताओ, यहाँ पर कैश आपका आ रहा है या जा रहा है, आ रहा है, आप रिसीव कर रहे हो, तो इन होगा, और इन के लिए हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और पर्सनल अकाउंट का है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अब आप यहाँ पर देखो, रंजन एंड सन्स आपके बिजनेस को दे रहा है, गिव कर रहा है, गिवर है या रिसीवर है, आपके बिजनेस से ले रहा है या दे रहा है, आपके बिजनेस को दे रहा है, आप उससे ले रहे हो, वो गिवर है। तो गिवर है, तो हम उसको क्या करेंगे, गिवर को क्रेडिट करेंगे। तो डेबिट कैश होगा, और मैसेज रंजन एंड सन्स का अकाउंट आप क्रेडिट करोगे 6,000 से। फॉर्मेट में लिख दो जल्दी से, फटाफट, हो गया चुटकियों में। तो ये था जर्नल एंट्रीज बनाने का फॉर्मूला, फटाफट चुटकियों में। अगर आपको रूल समझ में आ गए, रटने नहीं है, समझ में आ गए हैं, तो आप जर्नल एंट्रीज को फटाफट चुटकियों में बनाओगे, भूलोगे नहीं, मुश्किल से मुश्किल जर्नल एंट्रीज झट से बनाओगे। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताना, क्या आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई, जो कंफ्यूजन थी वो खत्म हुई या नहीं हुई। मिलती हूँ ऐसे ही इंटरेस्टिंग और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व के सॉल्यूशन को फाइंड करने वाला एक अच्छा इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।